नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस वीडियो का आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, जो है जून 2026 की एनवायरनमेंट की मंथली करंट अफेयर्स का, वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि मेरी स्पीड अगर आप लोगों को स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेना, है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी इंटू टू कर दोगे तो आई थिंक समझ में नहीं आएगा, है ना। अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब कुछ पता है कि हम कैसे सब कुछ कवर करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि किसी भी क्लास को हम एवे ही स्टार्ट नहीं कर देते। हमें पहले पता होना चाहिए उस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में भी हम वही करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में जैसे एनवायरनमेंट की जो मंथली करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स रहे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहे, तो हम उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम पोटैटो पैच पैच के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। तो पोटैटो पैच क्या है, इंडिया में कहाँ मिलता है, क्यों उसका नाम पोटैटो पैच पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो जैसे कि वर्ल्ड में कहाँ पे मिलते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, ताकि हमें लोकेशन वाइज भी पता हो। वैसे हम लोकेशन वाली चीजें जो है प्लेसेस इन न्यूज में कवर कर लेते हैं, बट अगर वो कभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो मैं एनवायरनमेंट में कवर करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखेंगे हम क्यों न्यूज में है, ऑब्वियसली तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्यों पढ़ना है। फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आज रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड चीज, एक 100th रामसर साइट जो है वो जून में ऐड करी गई थी। ठीक है, तो सिर्फ हमें वो रामसर साइट पढ़ के आगे नहीं बढ़ना, हमें क्या करना है, हमें रामसर कन्वेंशन भी पढ़ना है कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है ना। उसके अंदर जो रामसर साइट्स जो हैं जो ऐड करी जा रही हैं, वो क्यों ऐड करी जाती है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, पहली साइट कौन सी थी, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ठीक है, वो रामसर कन्वेंशन फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कब हुआ था, सब पता होना चाहिए। ठीक है, वो भी देखेंगे, मतलब ये स्टैटिक का पार्ट भी कवर करेंगे। जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा इट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड, कोई भी फालतू चीज वी विल नॉट डिस्कस है। ठीक है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में ही मैं आपको स्पीशीज इन न्यूज करवा दूंगा। देखो, वैसे मैं स्पीशीज इन न्यूज के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ, बिकॉज अगर कभी भी एग्जाम में स्पीशीज इन न्यूज आती है तो वो बहुत ही उल्ट पटांग चीज पूछते हैं। या तो उसको आप एप्टीट्यूड से सॉल्व कर पाओगे, या तो फिर आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी बहुत ज्यादा तवज्जो इस तरफ नहीं रहती है, बट फिर भी क्योंकि ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो मैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ ही शेयर कर देता हूँ। बट मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो ये है कि इन चीज़ों को, स्पीशीज एंड न्यूज़ को बस देखना आगे बढ़ना, देखना आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा इससे आप मार्क्स ले जाने, मतलब कि जितना आप पढ़ोगे उतने मार्क्स आपके आ जाए, वो मतलब कि प्रोपोर्शनल नहीं है इधर। ठीक है, तो इसको बस पढ़ना आगे बढ़ना। फिर उसके बाद इस चीज़ को समझना, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ लाइक बिटवीन दी सेशन कि ये चीज है, क्यों है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, और वो इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहे हैं, आई गेट टू नो दैट। ठीक है, तो आप उसके आंसर्स करेंगे। प्लस क्वेश्चन का एक और मतलब है यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पे आपको और क्या देखने को मिलेगा, देखो, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैंने 2014 से लेके 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, उनमें किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को नॉलेज से सॉल्व करना है, कौन से कॉलेज को कौन से क्वेश्चन को एप्टीट्यूड से सॉल्व करना है, वो मैं सब कर चुका हूँ। ठीक है, बड़ी सीरीज है, 10-10 क्वेश्चन मैंने पर वीडियो में करवाए हैं। इसीलिए करवाए हैं ताकि एक वीडियो में मैक्सिमम आपको मैं उससे आउटपुट दे पाऊँ। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये 10 दिन में खत्म नहीं होगी, ये 20 दिन में खत्म नहीं होगी, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर स्टडी। ये आपको कंप्लीट करने में 2-2.5 महीने लगेंगे। ठीक है, बट मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ इसे ही कंप्लीट नहीं करना। अपना काम खत्म किया, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटे इसको दे दी, बस ऐसे कर, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर अगर एंशिएंट हिस्ट्री कवर करनी है उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, यहीं पे यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये नाम है प्लेलिस्ट का, इसे आप आराम से देखिए। मैंने एनसीईआरटी कवर करी है, इसमें मैंने कोई भी फालतू का डेटा ऐड नहीं किया। एनसीईआरटी कवर करी है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, वो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। ठीक है,
अगर आपको बल्कि बुक नहीं पढ़नी है, बहुत बड़ी बल्कि बुक एनवायरनमेंट की, तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स निकाली है, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन निकाले, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स निकाले, ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, थीम्स हैं एनवायरनमेंट की, मैंने वो निकाल के एक जगह रख दी। 9 वीडियो बनाई है, छोटी छोटी वीडियो है, 40 to 45 मिनट्स की। 9 दिन में आप इसे खत्म कर सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है वो 389 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों फ्री हैं, इसकी कॉस्ट है 389 रुपीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, पहली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। न्यूज में आया पोटैटो पैच। अब ये पोटैटो पैच क्या है, देखो, ये आपको यहाँ पे अगर इमेज क्लियरली दिख रही होगी, नहीं तो आप नेट पे भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर कोरल्स देखने को मिल रहे होंगे, और ये कोरल्स पोटैटो जैसे आपको दिख रहे होंगे। क्या ये पोटैटो है एक्चुअल में? नहीं। क्या ये समुद्र के अंदर ऐसा पैच है जहाँ पे बहुत सारे पोटैटो मिलते हैं? नहीं। दे जस्ट लुक लाइक पोटैटो। तो इस वजह से आलू की तरह दिखते हैं, इस वजह से इनका नाम रख दिया पोटैटो पैच। पर है क्या? एक्चुअल में कोरल्स है। ये पूरे की पूरी कोरल्स की एक कॉलोनी, ठीक है, जो कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करती है? पेवोना क्लेवस। ठीक है, जिनको ही पोटैटो कोरल्स भी बोला जाता है। इंडिया के अंदर ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, जो इतना बड़ा ये प्यारा सा हमें दृश्य देखने को मिल रहा है? ये आपको देखने को मिलेगी कदमत आइलैंड पे, जो कहाँ पर है? लक्षद्वीप आर्किपेलागो में। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में, है ना? कहाँ पर है? अरेबियन सी में। क्या और क्या इसके बारे में याद रखना? नहीं, बस सिंपली आपसे पूछा जाएगा, अगर पोटैटो पैच के बारे में पूछा जाता है, ये पोटैटो पैच क्या है, ये पूछ लिया गया। ये पोटैटो पैच है कहाँ पे, ये पूछ लिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी को वो स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं, इसी को वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अरेबियन सी जैसा मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, एक चीज यहाँ की बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिस वजह से ये न्यूज में रहता है, अपनी अपीयरेंस के अलावा भी किस वजह से ये न्यूज में रहता है, आप देखोगे इतने आपको एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना? जैसे कि कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है आपको। ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। होता क्या है ना, जब भी किसी भी रीजन की वजह से समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ गया ओशन का, या एसिडिटी बढ़ गई ओशन में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो ये कोरल्स हैं, ठीक है, जो ये कोरल पॉलिप्स हैं, ये जो जूज एंथले, एक्चुअल में कोरल्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। कोरल्स एक्चुअल में दो चीजों से बने हुए होते हैं, ठीक है, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कौन कौन सी दो चीज होती है? एक होते हैं कोरल पॉलिप्स, एक होते हैं जूजैंथले। ठीक है, जूजैंथले। अब ये दोनों क्या है? एक्चुअल में जो कोरल्स का आपको हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, कार्बोनेट स्ट्रक्चर, जो व्हाइट कलर का होता है, वो होते हैं कोरल पॉलिप्स। जूजैंथले क्या है? जूजैंथले एक्चुअल में आपको देखने को मिलेंगे कि वो एक ऐसे जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो किसके साथ रहते हैं? जो कोरल पॉलिप्स के साथ रहते हैं। जो ये आपको मतलब कि जूजैंथले देखने को मिलेंगे, ये एल्गे होते हैं एक्चुअल में। लिख देता हूँ एल्गे। ठीक है, आपको पता है एल्गे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब ये एल्गे है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो ये जो एल्गे हैं ये एक्चुअल में कोरल पॉलिप्स को क्या देते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वहीं पर जो कोरल पॉलिप्स है वो क्या करते हैं? वो जूजैंथले को, या फिर जो एल्गे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, होम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है इनके बीच में, इसलिए साथ में रहते हैं। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वाटर बहुत गर्म हो गया, और साथ ही साथ मान लो कि या फिर एसिडिक नेचर हो गया, मतलब कि आप देखोगे कि जो एसिड नेचर है वाटर का वो बढ़ गया, एसिडिक नेचर है वाटर का वो बढ़ गया। इस केस में ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, ये क्या करते हैं? जूजैंथले को भगा देते हैं अपने घर से। ऐसे ही होता है ना, जब बहुत टॉक्सिक नेचर हो जाता है किसी घर में, तो वो इंसान क्या करता है? अपने आप वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, चल भाई तू भी निकल, चल भाई तू भी निकल, अपनी लाइफ से सबको निकाल देता है। वैसे ही कोरल पॉलिप्स भी करते हैं। ठीक है, टिपिकल बिहेवियर। तो जब जूजैंथले को वो भगा देंगे अपने घर से, अब वो क्या है? वो कार्बोनेट स्ट्रक्चर है, तो वो व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो इस वजह से नाम डाल दिया कोरल ब्लीचिंग। क्योंकि ब्लीच अगर कहीं पर आप करोगे तो एकदम व्हाइट हो जाता है ना सरफेस, इस वजह से। तो ये जो प्रोसेस है, अगर बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, हर जगह कोरल ब्लीचिंग हो रही है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज हो रही है, मरीन हीट वेव्स, वही मतलब ग्लोबल वाटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस केस में भी ये देखा गया है
कि 58% से ज्यादा जो ये पोटैटो पैच में कोरल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आसपास के अगर कोरल्स जा भी रहे हैं ना इस कोरल ब्लीचिंग की वजह से, साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से, मरीन हीट वेव्स की वजह से, तो इस पोटैटो पैच के जो 58% कोरल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आराम से वहां पे जीवित है। तो ये इनकी एक क्या है, एक इनका प्रो है, इनका एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये न्यूज में रहते हैं। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ता हूँ। बायोचार, बायोचार क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। बायो मतलब किसी ऑर्गेनिक चीज से कोई चीज बन रही होगी, चार चारकोल वगैरह की कुछ बात चल रही होगी, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, नए नए नाम हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम पेपर में, और फिर हमें ऐसी तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तो हम क्यों ना आज से ही आदत डाल, आज से ही समझने की कोशिश करें, है ना? अब देखो क्या है, एक्चुअल में ये बायोचार एक कार्बन रिच फाइन ग्रेन्ड रेसिड्यू है। अब आप बोलोगे भाई साहब ये क्या, देखो होता क्या, मान लो, मान लो कोई भी बायो है ना, मतलब कोई भी बायोमास है। बायोमास क्या हो सकता है? बायोमास कुछ भी हो सकता है। आपका क्रॉप का जो रेसिड्यू होता है जिसे बाद में जला दिया जाता है, पराली जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो हो गया, वो भी बायोमास है। आपका जो बायो वेस्ट है वो भी बायोमास है। आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है, शुगर केन का वेस्ट है, कोई भी चीज है जो बायो है, बायो का मतलब क्या होता है, विच वॉज अ लिविंग थिंग, ठीक है, जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है, वो सब बायोमास है। उन बायोमास को, कोई भी चीज से, उस किसी भी बायोमास से को अगर आप पायरोलाइसिस प्रोसेस से लेके जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो रेसिड्यू बच के आएगा उसको आप बायोचार बोलते हैं। अब आप बोलोगे पायरोलाइसिस प्रोसेस क्या है? देखो, पायरोलाइसिस प्रोसेस का मतलब होता है जब आप इस बायोमास को बहुत हाई लेवल पे हीट करो, बहुत हाई लेवल पे हीट करो, बट विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन मतलब उस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, या तो फिर अगर ऑक्सीजन हो तो बहुत ही मिनिमल लेवल की हो, मतलब नेग्लिजिबल लेवल की हो, तो उस प्रोसेस को, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को पायरोलाइसिस बोलते हैं। किसी भी बायोमास को अगर आप हीट कर रहे हो इन दी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पायरोलाइसिस प्रोसेस। अब जब आप ये पायरोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, जब इसको हीट करेंगे, तो एक रेसिड्यू निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा, है ना, एक बाहर जो है, एक मतलब आपको पता है किसी भी चीज में आप किसी भी प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हो तो कुछ आउटपुट निकल के आता है, वो जो आउटपुट है उसको आप बायोचार बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये जो आप हीट कर रहे हैं ना पायरोलाइसिस के प्रोसेस में, ये 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में किया जाता है, ठीक है, लो या फिर जीरो ऑक्सीजन कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर नेग्लिजिबल ऑक्सीजन, उसी प्रोसेस को पायरोलाइसिस बोलते हैं। अब इसके बाद जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा ना, वो एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आउटपुट आ रहा है वो हाईली पोरस है। जब भी कोई चीज हाईली पोरस होगी मतलब इसका क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ग्रैब कर पाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन को जैसे हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब कर पाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है, तो मतलब कि उसकी जो एफिशिएंसी है उस चीज़ की वो बढ़ जाती है, जैसे स्पॉन्ज होता है ना? वैसे ये जो बायोचार है ना, यहाँ पे पहले ही बताया था, कार्बन रिच है। कार्बन रिच का मतलब क्या है कि आसपास की जो सॉइल की कार्बन होती है ना, उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किस में काम आ सकता है, ये काम आ सकता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में। ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, जब हवा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉइल में जितनी कार्बन है, कोई भी कार्बन कंटेंट है, आपको पता है वो एनवायरनमेंट के लिए इट इज नॉट दैट फ्रूटफुल, तो उसको एक्वायर कह रहा हूँ, उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है, उसका एब्जॉर्ब करने का काम करता है बायोचार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बायोचार है ये क्या है, हाईली पोरस है, स्टेबल है, कार्बन को लॉक करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और कितने टाइम के लिए, 100 से 1000 ईयर्स के लिए। कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, तो मतलब जिस बायोमास को आप पहले लैंडफिल में वेस्ट कर रहे थे, या किसी भी ऐसे प्रोसेस से वेस्ट कर रहे थे जिससे बाद में हमें मीथेन निकलती हुई भी दिख रही थी, क्योंकि लैंड जो आपका, अगर आप लैंडफिल करते हो बायोमास को, तो एक लंबे टाइम बाद उसमें से मीथेन निकलती है, विच इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर नेचर।
तो क्या किया जाता है, अब इसको बायोचार में कन्वर्ट किया जाता है और इसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। प्लस मैंने आपको बोला कि इट इज हाईली पोरस। जब कोई भी चीज पोरस होती है तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि अब क्या करेगी वो, नाइट्रस ऑक्साइड रिड्यूस कर देगी, मीथेन रिड्यूस कर देगी, इसके जो एमिशन है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे एमिशन, मीथेन के एमिशन की मैंने बात बता दी आपको। फिर वो हाईली पोरस है तो क्या करेगा, वो इन सारी चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करेगा ना, सिर्फ कार्बन कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस वजह से एग्रीकल्चरल सॉइल में इनकी जो मात्रा है वो क्या होती है, वो 30 से 50% कम हो जाती है। ठीक है, एक और फायदा है, जो पहले स्टबल था, स्टबल वही पराली जो मैंने आपको बताया, है ना, वो अब उसको आप एक पॉजिटिव चीज के लिए यूज कर सकते हो। पहले उसे जला दिया जाता था, अब जब उसे जला दिया जाता था वैसे ही इतना पॉल्यूशन हो रहा था। ठीक है, तो अब आप उसे बायोचार में कन्वर्ट करके एक पॉजिटिव चीज के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं पर म्यूनिसिपल वेस्ट जो है, जो आपका बायो वेस्ट है, उसको पहले लैंडफिल में डाला जाता था, लैंडफिल में डाला जाता था। मैंने आपको बोला लैंडफिल में एक प्रॉब्लम है, जब आप लैंडफिल करते तो एक लंबे टाइम में उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि आप इसे भी बायोचार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी पॉजिटिव चीज है, ये सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फिर पोरस है, पोरस है, पोरस है तो मैंने आपको बताया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। अब न्यूट्रिएंट लीचिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब कर लेगा ना, कोई भी चीज हाईली पोरस है वो एब्जॉर्ब करेगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी किसी भी सॉइल की, लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती हुई हमने देखी है, मतलब कि जब इसको यूज किया गया तो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लैंड पे हमें ये देखने को मिला है कि जो प्रोडक्टिविटी है उस सॉइल की, उस लैंड की, वो भी बढ़ जाती है 10 से लेके 30% तक। मतलब एक चीज जो पहले इतनी खराब थी, पॉल्यूशन क्रिएट करी थी, उसे इतनी पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, रामसर साइट से रिलेटेड है बट रामसर कन्वेंशन पूरा का पूरा देखेंगे, वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ है रिसेंटली, 100th रामसर साइट को ऐड किया गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे, बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको प्लीज याद रखना, 100th है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लाइक पीसीएस में, डिफेंस में। अगर क्वेश्चन आया तो वो कहाँ से अगर यू जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, रामसर कन्वेंशन से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन क्या है। ठीक है, एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन, आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको मतलब कि पूरी की पूरी जो ये इकोसिस्टम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, है ना। सबको मिला के इकोसिस्टम बन रहा है, एनवायरनमेंट बन रहा है। तो रामसर कन्वेंशन वर्ल्ड में एक लौता ऐसा कन्वेंशन है जो पर्टिकुलरली एक इकोसिस्टम को टारगेट करता है, विच इज वेटलैंड्स। अब आप बोलोगे अरे यार, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स का मतलब वेट लैंड्स, गीली लैंड। ठीक है, आप देखोगे कहीं पर भी पानी जमता है बारिश के बाद या नेचुरली पहले से ही जमा हुआ है, उस सारी जगहों को वेटलैंड बोला जाता है। आप बोलोगे क्या इतना सिंपल है? हाँ जी, कोई चीज आर्टिफिशियली बनाई गई हो, कोई चीज नेचुरली बनी हो जहाँ पानी जमा हो रहा है, दोनों को आप क्या कहेंगे, दोनों को आप वेटलैंड बोलेंगे। ठीक है, आप राजस्थान चले जाइए, आपको वहां पर इतने सारे वेटलैंड देखने को मिलेंगे। अगर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप जाओ, इतनी सारी जगहें भरी हुई हैं। ठीक है, मैं तो जाता हूँ, मैं यही सारी चीजें देखता हूँ, तो वहां पे मेरे को इतने सारे वेटलैंड देखने को मिले। ठीक है, तो कोई चीज आर्टिफिशियल हो, कोई चीज नेचुरल हो, उसको दोनों को ही आप वेटलैंड बोलोगे। ठीक है, आप पूरा का पूरा गुड़गांव देखते हैं, उसमें क्यों पानी भर जाता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा वेटलैंड्स के ऊपर बना हुआ है गुड़गांव, पूरी की पूरी सिटी। ठीक है, तो उसको ही हम पुअर प्लानिंग का एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गुड़गांव पूरा का पूरा वेटलैंड के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वहां पे पानी भरता है सर। ठीक है, और भी रीजंस है बट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। अब इस चीज को समझना, 3 पिलर है बट ये पिलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, हाँ, वाइस यूज प्रिंसिपल। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वाइस यूज, कि हमें क्या करना है, जो भी इकोलॉजिकल करेक्टर है, जितने भी वेटलैंड हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में,
सिर्फ वो वेटलैंड नहीं जो रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है। आप एक चीज को समझना, अगर 1000 वेटलैंड्स हैं ग्लोबली, तो उसमें से कुछ ही वेटलैंड्स है जिन्हें ऐड किया गया। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1000 नहीं होंगे, लाखों होंगे, बट मैं फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसमें से कुछ ही वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। लेकिन ये जो कन्वेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन वेटलैंड्स को बचाने की बात नहीं करता है जिसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। ये बोलता है ग्लोबली पूरा का पूरा ये जो कैरेक्टर है ना वेटलैंड्स का, इसको हमें सेव करना है, इसको हमें बचाना है, इसको हमें कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखेंगे तो उसमें ऐसी स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया जाता है कि जैसे रामसर कन्वेंशन का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ उन साइट्स को, रामसर साइट्स को कंजर्व करने की बात करता है, उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करता है जो रामसर साइट्स है। बट दिस इज रॉन्ग। इसका प्रिंसिपल ये नहीं है, इसका प्रिंसिपल है ग्लोबली जितनी भी वेटलैंड्स हैं उसको कंजर्व करना, नॉट ओनली दोज जो कि रामसर साइट में ऐड करे गए। ठीक है, अब क्या है, अगर रामसर साइट में किसी भी वेटलैंड को ऐड करना है तो व्हाट इज द क्राइटेरिया। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया। जरा पढ़ लेते हैं एक एक करके क्या क्या है। वैसे तो 9 क्राइटेरियाज हैं, बट स्पेसिफिकली वो इसी के अराउंड है, इसलिए मैंने 4 यहाँ पे ऐड करे हैं। इसी में सब कुछ कवर हो जाता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वो जो वेटलैंड है वो 20,000 या और उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स के लिए एक सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसे हम वेटलैंड रामसर साइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी एक स्पीशीज है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी मिल रही है या एक पर्टिकुलर कंट्री में कहीं पे भी मिल रही है, अगर वो पर्टिकुलर वेटलैंड उसकी 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तो उसको हम वेटलैंड बोलेंगे। अब वो एवियन भी हो सकते हैं, एवियन का मतलब जो बर्ड्स हैं वो भी हो सकते हैं, और जो एवियन नहीं है बर्ड्स वो भी हो सकते हैं, और जो एनिमल्स एवियन नहीं है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे ऐसी स्पीशीज हैं, वो मतलब कि अगर कोई भी वेटलैंड है वो उन स्पीशीज को सपोर्ट कर रहा है जो स्पीशीज वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो उस वेटलैंड को भी हम रामसर साइट में ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्या है कि अगर वो पर्टिकुलर वेटलैंड एक मतलब जैसे हम कहते हैं वाइटल फूड सोर्स की तरह, या स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए, या नर्सरी की तरह वर्क कर रहा है वहां की इंडिजीनियस इंडिजीनियस फिशेस के लिए, तो उसको भी आप वेटलैंड बोलोगे। अब इंडिजीनियस क्या होता है, जो पर्टिकुलर चीज वहीं पर मिलती है और कहीं ना मिलती है। लाइक मैंने बोल दिया कि मैं नोएडा में रह रहा हूँ, नोएडा की कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो सिर्फ यहीं पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती, तो आप उसे बोलोगे वो नोएडा की इंडिजीनियस चीज है। समझे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला जो रामसर कन्वेंशन है ये क्यों हुआ, इसका नाम रामसर क्यों पड़ा, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना। ईरान में एक जगह है रामसर, ठीक है, वहां पर इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। ठीक है, मैं एकदम उसकी तरह समझाऊंगा जैसे बच्चों को समझाया जाता है ना। क्यों यार, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। उनको एक छोटी सी छोटी चीज पता होनी चाहिए कि रामसर नाम ही क्यों पड़ा, या किसी भी कन्वेंशन का नाम आगे ऐसे क्यों पड़ता है, क्योंकि वो कन्वेंशन उस जगह पे अडॉप्ट किया गया होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैं खुद बता देता हूँ आपको। इस कन्वेंशन को 1971 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, ईरान में, ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबल कन्वेंशन था ये, बट इंडिया में इसे अडॉप्ट किया गया 1981 में। कैसे अडॉप्ट किया गया, दो साइट्स को ऐड किया गया, चिलिका लेक ओडिशा में जो है और कियोलादियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, उनको ऐड किया गया 1971 1981 में, 10 साल बाद। बट अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया, तो ऑफिशियली 1982 में अडॉप्ट किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो एडॉप्शन हुई ऑफिशियल वो 1982 में हुई, बट 1981 में पहली दो साइट्स रामसर लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट कौन सी वो मतलब की साइट है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस वेटलैंड्स आपने सुने होंगे, वो यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट साइट है हमारे देश की। स्मॉलेस्ट साइट कौन सी है, हिमाचल का रेणुका लेक, और एक वैम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। ठीक है,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पर हैं, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर करेक्ट डेटा आई गेस 20 से 22 साइट्स हैं इधर, है ना, फिर भी आप इसे कंफर्म कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। तो ये दो स्टेट्स आपको याद रखनी है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ठीक है, हमारे देश में कोई डोमेस्टिक लॉ है वेटलैंड से रिलेटेड? बिल्कुल, वेटलैंड्स रूल्स 2017, एंड ये किसके अंडर आते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? देखो, अगर कोई पर्टिकुलर वेटलैंड है या वेटलैंड है जो रामसर साइट में ऐड किया गया है, वो रामसर साइट जो है या फिर वो पर्टिकुलर वेटलैंड जो है, अगर वो किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से खत्म होने की कगार पे है या फिर उसको हार्म हो रहा है, तो उसको हम किस में ऐड करते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। मतलब एक वेटलैंड को ऐड किया गया रामसर लिस्ट में ताकि उसका कंजर्वेशन कर सके, बट अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से वो पर्टिकुलर राम साइट हार्म हो रही है, तो उसको एक और जगह ऐड किया जाएगा जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, और जिसको यहाँ पे ऐड किया जाता है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, मैनमेड तो एंथ्रोपोजेनिक रीजन। पॉल्यूशन कौन कर रहा है, ऑब्वियसली हम कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर उनका इकोलॉजिकल करेक्टर जो है वो हार्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड करते हैं। हमारे देश में कौन सी दो साइट्स हैं, कियोलादियो एंड लोकटक। लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर में, मणिपुर में। ठीक है, कियोलादियो कहाँ पे है, राजस्थान में। पहले इसमें चिलिका लेक थी ओडिशा वाली, बट उसको अब हटा दिया गया। ठीक है, 2002 में उसे रिमूव कर दिया गया था। ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। तो पहली दो साइट्स जो थी ना, कियोलादियो और चिलिका लेक, ये पहले एडिड थे, बट इनको अब हटा दिया गया है, चिलिका लेक को। कियोलादियो अभी भी है, और एक न्यू साइट को ऐड किया गया था, लोकटक लेक को, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी क्या हुआ ना, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली पहला कार्बन क्रेडिट, पहला कार्बन क्रेडिट इशू किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कार्बन क्रेडिट क्या होता है। आपसे वन लाइनर पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कार्बन क्रेडिट प्रॉपरली। ठीक है, चार स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, कार्बन क्रेडिट को समझाया गया होगा। अगर आपको नहीं पता ना कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब समझो, मैं एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ होता क्या है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ठीक है, बोल दिया गया कि कार्बन जो है ना, कार्बन जो है वो इसी लेवल तक प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा। अब मानो कंपनी ए ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली थी अपने इकोसिस्टम में, अपने एरिया में, अपनी इंडस्ट्रीज में, कि उसका जो कार्बन प्रोडक्शन है वो सिर्फ इस लेवल तक हुआ है, ये लेवल रह गया उसका, है ना। वहीं पे बी जो है वो समझ लो थोड़ा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उस पे कार्बन जो है वो इतना प्रोड्यूस होता है। अब इसने तो इतना पार्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, इसने इतना पार्ट कम प्रोड्यूस किया, इसने इन्वेस्टमेंट किस पे करी थी, न्यू टेक्नोलॉजीज पे। तो अब क्या है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजीज पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, जिसकी वजह से इन्होंने कम कार्बन एमिशन किया है, तो इनको ये कार्बन सर्टिफिकेट मिलेगा कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कार्बन प्रोड्यूस किया है, तो जितना मुझे एक्चुअली अलाउड था करना, ठीक है, वो मैंने नहीं किया। तो वो जो बचा हुआ कार्बन है ना, जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था बट मैंने नहीं किया, वो मुझे पैसे की फॉर्म में मिलेगा। पैसे की फॉर्म में कैसे मिलेगा, मुझे कार्बन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे मैं कंपनी बी को बेच सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है कार्बन। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पे करना पड़ेगा कि आपने एक्स्ट्रा कार्बन क्यों प्रोड्यूस किया। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को तो उस कार्बन को कम करने के लिए कोई ना कोई स्कीम लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, जिस कंपनी ने कम कार्बन एमिशन किया है उनको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाते हैं, कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, वो अब क्या करेंगे, वो इसको कंपनी बी को बेचेंगे, और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में पैसा लगाया था वो उनका पैसा रिकवर होता जाएगा। इससे दो काम होंगे, एक तो आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड किया कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ऐसी टेक्नोलॉजीज पर मतलब कि इन्वेस्ट किया जिससे आप पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, तो आपको इसका फायदा होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इसको मॉनेटरी वैल्यू दे दी, जो आपने कार्बन कब प्रोड्यूस किया। अब ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है, ये किसकी बात है, ये मीथेन की भी बात है। ठीक है,
ये आपकी बाकी जो पॉल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल, सबकी बात है। अब आप कहोगे कि तो फिर कार्बन क्यों लिखा गया है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जब भागते हैं, डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं। बट यूजुअली उसको किलोमीटर में क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने एक कन्वर्जन रेट बनाया गया है कि कैसे हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही ये कन्वर्जन रेट बना हुआ है कि कैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड को कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट बना हुआ है कि अगर इतना सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है तो वो इतने कार्बन के बराबर है। समझे इस चीज को? तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन नाम दिया गया है, कार्बन क्रेडिट, बट उसमें सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझना कि इसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, अभी रिसेंटली म्यांमार में एक प्रोजेक्ट था, क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको कार्बन क्रेडिट्स मिले, ठीक है, जो कि इन्होंने दूसरी कंट्री को बेच दी, तो ये आप कंपनी वाइज भी कर सकते हैं, आप ये कंट्री वाइज भी कर सकते हैं, आप कैसे भी इसे कर सकते हैं, बट मेरा एक एग्जाम्पल बताने का तरीका था, तो इस वजह से मैंने कंपनी को यहाँ पे लिखा है। बट म्यांमार के जो क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट है, उसको ये पहला कार्बन क्रेडिट मिला है, जिसको इन्होंने आगे बेच दी। ठीक है, तो अब अगर इंग्लिश में बात करें, ये तो मैंने देसी भाषा में आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा। अगर आप ऑफिशियल भाषा में बात करें, तो कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट या फिर एक परमिट है, जो कि राइट देता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, कि वो 1 मीट्रिक टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड या उसकी इक्वलेंट अमाउंट ऑफ बाकी ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना है, ये डेटा याद रखना। ये जो बार मैंने कहा था कि इतनी बार है, ये कितनी है? 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन ऑफ CO2। अब आप बोलोगे CO2 क्यों लिखा है? वही मैंने आपको बताया ना, इन्हीं बाकी ग्रीन हाउस गैस को कन्वर्ट किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड में मैथमेटिकली। ठीक है, तो इस वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करते हैं। जैसे इधर किलोमीटर को हमने एक यूनिट माना हुआ है ना, वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक यूनिट मानी है। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को कम करेगा। ओके, आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक है, उसमें ये बात बोली गई है कि वॉलेंटरी कॉपरेट करना है हर एक कंट्री को, ताकि वो अपने एमिशन टारगेट्स जो हैं उनको मीट कर पाए। ठीक है, 6.2 6.4 क्या है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन वगैरह कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इधर मुझे एक टर्म इंपॉर्टेंट लगी थी, ग्रीन वॉशिंग, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो मैं हूँ, मेरी ये कंपनी है, ठीक है, और आप भी हो, आप कंज्यूमर हो। आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके मैंने बोला मैं तो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसमें ये यूज़ किया और ये काम किया, वो काम किया। बट एक्चुअल में मैंने वैसा कोई भी काम नहीं किया, और आप मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो इको फ्रेंडली है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको ब्रेन वॉश करते हैं ना, जैसे बोलते हैं, वैसे ही ग्रीन वॉश होता है। ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है कि मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वो मतलब कि इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में जो मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई भी झूठे वादे करे, ठीक है, कि मेरा प्रोडक्ट तो ये इतना अच्छा है, ये इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ये इको फ्रेंडली है, और एक्चुअल में वो होना, तो उसे ग्रीन वॉशिंग करते हैं, बोलते हैं। पहले कंपनीज ऐसा कर रही थी क्योंकि हम सब बोल रहे थे कि हमें तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए, ये और वो है ना, तो इसलिए कंपनीज ऐसा कर रही थी, क्योंकि कोई भी बार ही सेट नहीं था कि किसी चीज को आप इको फ्रेंडली कब बोलोगे। क्या आप उसे इको फ्रेंडली तब बोलोगे जब वो इतना एमिशन कर रहे हैं, या फिर तब बोलोगे जब वो इतना सा एमिशन कर रहे हैं? मतलब कि आपने बार ही सेट नहीं करी, तो कोई भी बोल सकता है। तो इसको हम ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट बोलते थे, है ना, कि झूठ बोला जाता था, आपको ब्रेन वॉश की जगह ग्रीन वॉश किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया और जापान ने आपस में
एक एमओयू बोल लो या रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि साइन किए हैं, अडॉप्ट किए हैं जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के। ये किससे रिलेटेड है? ये भी एक कार्बन क्रेडिट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, बोला गया है कि जापान जो है इंडिया में क्या करेगा, इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा जिससे हमारे जो एमिशन है वो कम हुआ होगा। जब वो एमिशन कम होगा तो हमें कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, हम उसे ट्रेड कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, मेनली जापान के साथ। ठीक है, तो क्या जापान ने सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा किया है? नहीं, जापान ने इंडिया के साथ ऐसे नहीं किया। जापान ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसे ही रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट किया है। तो याद रखना जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है? इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने कार्बन क्रेडिट समझ लिया तो ये वाली न्यूज हमारे लिए पढ़ना आसान हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्चुअली क्या हुआ, अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 आई। इस रिपोर्ट का ओवरव्यू लेना इज इम्पोर्टेंट। सब कुछ इसमें पढ़ना जरूरी नहीं है, सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, बट एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कोई ऐसी अगर बेकार स्टेटमेंट आ जाए कि हम वी आर एट पार विद आर सस्टेनेबल गोल्स। एट पार मीन्स कि हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स है, जो हमने टारगेट लिए थे, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, हम टाइमली सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसी कोई एब्सर्ड स्टेटमेंट है तो आपको पता होनी चाहिए वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए रिपोर्ट्स को पढ़ना जरूरी होता है, उसका ओवरव्यू लेना जरूरी होता है, उसको पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 लेके कौन आया। तो यूएनएसडीएसएन। यूएनएसडीएसएन का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, देखा जाता है कि उसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। जो हमारे 2030 के गोल्स हैं, जो हमने बोला है कि हम इन 17 गोल्स को 2030 तक पूरा कर लेंगे, क्या हम उसके साथ साथ भी चल रहे हैं पैरेलल, कि हम पूरा कर पाएंगे? वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है, उसकी प्रोग्रेस को यहाँ पे देखा जाता है। और अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूं कि इसमें क्या बोला गया है, तो ऑल इन ऑल इसमें ये बोला गया है कि ग्लोबली जो प्रोग्रेस है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ये हाई हेविली ऑफ ट्रैक है। मतलब कि भाई साहब, हम कहीं पास पास भी नहीं है कि हम इसे 2030 तक कंप्लीट करेंगे। ज्यादा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 17% या फिर 17% से कम टारगेट्स जो हैं वो 2030 तक हम उसकी डेडलाइन को मीट कर पाएंगे। 17 डेवलपमेंट गोल है, उसके भी 17%। मतलब कि अगर 17 डेवलपमेंट गोल की वैल्यू को आप 100% माने, तो उसके सिर्फ 17% ही है जो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं 2030 तक। तो ये यहाँ पे बोला गया। आपको क्या पता होना चाहिए, टॉप परफॉर्मर कौन से हैं? फिनलैंड के टॉप का टॉप स्पॉट है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल लैगार्ड्स की बात करें, मतलब पीछे कौन है भाई साहब? पीछे कौन है? सबसे पीछे चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान। ठीक है, ये बॉटम में है। गोल्स जो कि सबसे दूर हैं पूरे करे जाने के लिए, वो कौन कौन से? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि है जीरो हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि क्या है? सस्टेनेबल सिटीज। फिर SDG 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर। फिर उसके बाद SDG 16 क्या है? पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस जस्टिस तो आपको पता ही है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, मिडल ईस्ट में इतनी इतना कहर मचा हुआ है, तो SDG 16 के तो बिल्कुल हम पास नहीं है। जिस तरीके से हमने मतलब कि ग्लोबल वाटर्स का अपने देश में अपनी रिवर्स का हाल करा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि हमने लाइफ बिलो वाटर का भी क्या काम किया हुआ है, एक्वेटिक लाइफ की कितनी बुरी हालत है। सस्टेनेबल सिटीज तो तब बनेगी जब अर्बन प्लानिंग ठीक तरीके से करी जाएगी, है ना। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब क्या है? इस तरीके से सिटीज को बनाया जाए जो आगे आने वाले टाइम पर लोग वहां पे रह पाए। ठीक है, अब जब गुड़गांव जैसे शहर बना दिए, दिल्ली जैसे शहर बना दिए, जहां पर पानी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे बारिश होने पर, तो वो सस्टेनेबल कैसी हो सकती है? सारे फॉरेस्ट काट लिए, वेटलैंड्स खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। हीट इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल सिटीज है ही नहीं। ठीक है, SDG 2 की बात करें, जीरो हंगर, उसका तो हाल आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। ये जरूर याद रखना कि हमारी जो रैंक है वो क्या है, हमारी रैंक 94th हो चुकी है। 94th हो चुकी है। ठीक है, 167 कंट्रीज का डेटा इसमें लिया जाता है, उसमें से हमारी जो रैंक है वो 94th है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिनसे हम पीछे हैं। ठीक है, जिनसे हमें एक्चुअल में आगे होना चाहिए, है ना। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज
इन एंड अराउंड दिस रीजन, चाइना को हटा दो अगर आप, तो फिर हम उनसे पीछे क्यों हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर आई डोंट नो हर एक डेटा को 2015 से कंपेयर क्यों किया जाता है। ठीक है, मतलब सरकार चेंज हुई थी, आई नो, बट हमें तो पिछले साल से प्रोग्रेस देखनी चाहिए ना, कि इस साल हमने क्या प्रोग्रेस देखी है, पर हम 2015 से देखते हैं, आई डोंट नो भाई। हर चीज़ को पॉलिटिकली जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उसमें बोला हमने 18 प्लेसेस को जंप किया। अब इस चीज़ को देखना है यहाँ पे, बस लास्ट चीज़ कि साउथ एशियन कंट्रीज जैसे भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, इवन श्रीलंका से भी हम पीछे हैं। ठीक है, मतलब उनकी भी रैंक हमसे बेटर है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि एक स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। अब ये स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी है क्या, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ जो सब कुछ लिखा है ना यार, देखो अगर यही पढ़ना होता तो आप तो किसी भी बुक से पढ़ लेते, बट आपको तो समझना है, आपको तो लंबे टाइम तक चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो उसमें बेटर क्या है कि मैं आपको खुद अपने वर्ड्स में समझाऊं। देखो, अब आप एक बच्चे हो मान लो, है ना, आप अभी अभी पैदा हुए हो। आपके जो बड़े हैं घर के, आपके जो बड़े हैं घर के, वो क्या करते हैं, वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो आपको क्या करेंगे, आपके शरीर की मालिश भी करेंगे तेल से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होने लगे तो एकदम हॉस्पिटल भी लेके भागेंगे। आपको हमेशा हाथ में उठा के रखेंगे। आपको जब रात को सुलाएंगे भी तो या तो क्रैडल में सुलाएंगे, क्रैडल आपको पता ही है क्या होता है ना, जो बच्चे को जिस छोटे से बेड के अंदर रखते हैं ना, कि आप उससे बाहर ना गिर जाओ, या फिर अगर बाकी जगह क्या किया जाता है, चारों तरफ पिलोज रख दिए जाते हैं ताकि इधर से उधर मूव ना कर पाए बच्चा। है ना, मतलब जिस भी तरीके से कोई भी पेरेंट केयर कर सकते हैं उस तरीके से वो करता है। ठीक है, हर चीज में, फूड हो गया, एवरीथिंग। ठीक है, वैसे ही ये स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी में एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिसमें जो सीड है ना, उसके आसपास उसके आसपास एक ऐसी लेयर बनाई जाएगी। ठीक है, उस सीड के ऊपर ही एक ऐसी लेयर बनाई गई है। जैसे आप कैप्सूल्स देखते हो ना, कैप्सूल के अंदर जो है वो तो सारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें हेल्प करती है, बट वो कैप्सूल क्या करती है, वो जो अंदर उसके चीज है उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो जो बाहर का कैप्सूल होता है वो डिजोल्वेबल होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, HCl रिलीज होता है, तो वो क्या होता है, वो पिघल जाता है और अंदर का जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी बॉडी फिर कंज्यूम करती है। तो वैसे ही इसमें किया गया है कि इसको जब सॉइल में डाला जाएगा तो ये जो बाहर की कोटिंग है ना, इस कोटिंग में देयर विल बी एवरीथिंग दैट इज फ्रूटफुल फॉर दिस सीड। मतलब कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, इसमें वाटर भी होगा, इसमें एवरीथिंग विल बी देयर। जिससे क्या किया जाएगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा इस बच्चे सीड के लिए, जिससे वो अगर सॉइल में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी भी है तो इसको कमी ना हो, क्योंकि इस कैप्सूल में सब कुछ। ठीक है, तो वही बोला गया है कि स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी में इसको एनकैप्सुलेट किया जाएगा। एनकैप्सुलेट का मतलब क्या है कि कैप्सूल के अंदर इस सीड को डाला जाएगा, जो कि एक प्रोटेक्टिव इको फ्रेंडली बायोपॉलीमर शेल की तरह काम करेगा। इस बायोपॉलीमर शेल में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, सारा वाटर होगा जो भी इस सीड को चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या है, वही टारगेटेड न्यूट्रिएंट्स होंगे जो इसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन एजेंट्स होंगे जो बाकी आसपास के जो मतलब कि एजेंट्स हैं जो कि इस सीड को खराब कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एजेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर कैप्सूल में। ठीक है, और इसे डायरेक्टली जब ग्राउंड में डाला जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कैप्सूल है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाके एसिड में वो कैप्सूल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ऐसी सॉइल के अंदर जाके विद टाइम ये कैप्सूल भी डिसॉल्व होगी और वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोब्स हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट्स है, वो रिलीज होंगे सीड के आसपास। है ना, कितनी अच्छी चीज है। ओके, तो यही बोला गया है कि जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा ये इस सीड को, ये कैप्सूल जो है। इससे एक फ़ायदा होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 12 से 37% तक। ठीक है? मेनली इसको देखा गया है कि ग्राउंडनट सीड्स में और सोयाबीन सीड्स में जब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया तो जो यील्ड है, मतलब कि जो आउटपुट है, वो 30% से बढ़ गए। है ना? कितनी अच्छी चीज़। ओके, वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉइंटर्स में क्या है, मैं उन चीज़ों को ऐड करता हूँ, यूजुअली पॉइंटर ज़्यादा होते हैं, 5 से 6 होते हैं, बट इस बार मुझे सिर्फ एक ही पॉइंटर इंपॉर्टेंट लगा जिसको बस डायरेक्टली रट्टा मारना है। दैट इज
रिसेंटली एक 2026 में फूड प्लैनेट प्राइज दिया गया, ठीक है, बेस्टेड स्वीडन में। वो किसको मिला है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को, मतलब कि एपीसीएनएफ को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी रट्टा मारने वो याद करने की समझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्राइस था, वो हमारे देश की एक स्टेट के मतलब कि नेचुरल फार्मिंग कम्युनिटी को मिला है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें ये पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। अब स्पीशीज इन न्यूज़ आपको पढ़नी है बस, ठीक है, स्पीशीज एंड न्यूज आपको पढ़नी है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? टाइलोसोरस के बारे में। ये था टाइलोसोरस। क्या ये आज जीवित है? नहीं। ठीक है, ये आज जीवित नहीं है। इसके एक्चुअल में ये पता चला है कि पहले ना इसे जोड़ा जाता था एक पर्टिकुलर फैमिली से, बट अब बोला गया कि ये उस फैमिली का पार्ट नहीं है, ये एक अलग स्पीशीज थी। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बताऊंगा, सिर्फ सब कुछ पढ़ने की देखो यार जरूरत नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है, स्पीशीज इन न्यूज़ को जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट आए ना आए पता नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ो। अगर एग्जाम में एप्टीट्यूड से सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो वैसे भी सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है। रिसेंटली पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया है टाइलोसॉरस रेक्स को। ठीक है, इसको टी रेक्स ऑफ द सी भी बोलते थे। जैसे टी रेक्स लैंड पे होता था ना, जो आपने बहुत सारी डायनासोर की मूवी में देखा होगा, जो सबसे खतरनाक डायनासोर होता था, जो विलन डायनासोर होता था, वो टी रेक्स था। ठीक है, टी रेक्स ऑफ दी सी किसको बोला गया? इसको बोला गया टाइलोसॉरस रेक्स को, क्योंकि इसकी भी वही विलन वाली हरकतें थी। ठीक है, बट याद रखना कि ये दोनों सेम टाइम पे नहीं थे। ये जो सी के अंदर जो आपको ये टाइलोसॉरस देखने को मिल रहा है, ये लैंड वाले टी रेक्स से बहुत टाइम पहले से था। ठीक है, तो ये 80 मिलियन ईयर्स अगो आपको ये जीवित देखने को मिलता था। ठीक है, क्या इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत है? बस एक चीज़ याद रखना कि आज से अगर आप कंपेयर करोगे ना कि इसकी क्लोजेस्ट फैमिली आज कौन सी है जो जीवित है, तो आपको मॉनिटर लिजर्ड देखने को मिलती है ना, वो इसकी क्लोजेस्ट फैमिली में से आती है। ठीक है, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जितना इस पिक्चर को देखो उतना अच्छा लगता है कि यार 80 मिलियन ईयर्स अगो ऐसे जीव थे। बताओ, आज तो पानी के अंदर जा सकते हैं, तब तो जा भी नहीं सकते थे। फिर रिसेंटली क्या हुआ है, नागालैंड में एक नई स्पीशीज जो है वो देखी गई है फ्रॉग की। इम्पोर्टेंट बस इतना है कि ये फ्रॉग का नाम क्या है, बस, नथिंग मोर। इसका नाम है एमोलिपस कमल। अगर ना ये नाम लिखा हुआ आ गया ना एग्जाम एग्जाम में, एमोलिपस कमल क्या है, और नीचे आपको ऑप्शंस में लोटस दिख गया, आप लोटस ही मार्क करके आएंगे आई नो, क्योंकि आप इससे देखेंगे। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एमोलिपस कमल आपको याद रखना है। ये क्या है? ये एक टाइप का फ्रॉग है। ये एक टाइप का फ्रॉग है, बस इतना ही याद रखना है। इसको नागालैंड का किफायर डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि वहाँ की जो किफायर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसे पहली बार देखा गया है। ठीक है, तो एक न्यू स्पीशीज है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, एमोलिपस कमल। और इसको नागालैंड का कैस्केड फ्रॉग भी बोला जाता है। बट मुझे नहीं लगता ये डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा। एमोलिपस कैमल याद रखना क्या है, कमल। ठीक है, तो यही आज की इस मंथ की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी उससे रिलेटेड सारी की सारी जो करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर ली है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही हमने साइंस एंड टेक एंड प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है। जून से मैंने स्टार्ट किया है। अगले साल आपका जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज 2027 का, तब तक हम इस सारी की सारी करंट अफेयर्स को इन 3 पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।